हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्री बाई क्यू को एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि स्थूल गत्यात्मक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है ना, वह ग्रॉस मोटर स्किल उस स्किल को कहा जाता है जिसमें जब बच्चा अपनी बड़ी मांसपेशियों को यूज करके कोई कार्य करता है तो उस कौशल को ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गति कौशल कहा जाता है। और जब बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज करता है जैसे कि लिखना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों जैसे कि बड़ी चीज़ करना, क्रिकेट खेलना, भागना, दौड़ना, ये सभी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो दोस्तों पकड़ना यानी कि पकड़ रहा है कुछ चीज़ तो वो छोटी हाथों से पकड़ रहा है अपनी अंगुलियों से, यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना तो वहाँ पे हाथ की अंगुलियों का यूज हो रहा है इसलिए वहाँ पर गलत हो जाएगा। निचोड़ना ये भी हाथ की अंगुलियों से हो रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो होगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा रनिंग, भागना, जिससे कि जांघ की हड्डियों का यूज किया जा रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मांसपेशियों से भाग रहा है तो बच्चा स्थूल गति कौशल का उदाहरण होता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, बहिष्कार का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा की ओर वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत नहीं होगा। शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब है पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद पैरों तक विकास की प्रक्रिया जाती है। यहाँ पर हमारा अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत यानी कि अधोगामी सिद्धांत कहला है केंद्र से बाहर की ओर ये विकास का होना अधोगामी सिद्धांत कहलाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। दे रखा है छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? आस पड़ोस और मुद्रक संचार। दोस्तों आस पड़ोस तो प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा लेकिन मुद्रक संचार है इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण का मतलब है कि सबसे पहले बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले किस में इन्वॉल्व होता है, उसका समाजीकरण सबसे पहले कहाँ से होता है। तो दोस्तों विद्यालय और कानून ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये द्वितीयक में आ जाएगा। द्वितीयक संस्था के अंतर्गत विद्यालय और कानून आ जाएंगे। सामाजिक नीति और धर्म ये भी द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएगा, ना कि प्राथमिक संस्था के अंतर्गत। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, परिवार और आस पड़ोस। दोस्तों यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक संस्था, बच्चे की प्राथमिक संस्था समाजीकरण की परिवार और आस पड़ोस होती हैं, जिससे पहले से ही बच्चा परिवार में इन्वॉल्व होकर सीखना शुरू करता है और उसका समाजीकरण शुरू होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक का मतलब है दोस्तों कि वह अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, वह सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था दोस्तों नहीं होगा, इसमें बच्चा छोटा होता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहा जाता है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होती है, जो कि बच्चा छोटा होता है। इसमें भी बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से चीज़ों को देखता है और उससे सीखता है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन के बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 11 से 14 वर्ष की एज में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे निगमनात्मक रूप से परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। दे रखा है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। ठीक है, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, उसमें 2 गिलास हैं बराबर बराबर और इसमें दूध भरा हुआ है। तो उसे पता चला कि ये जो बराबर दूध भरा हुआ है, ये दोनों दूध बराबर हैं। जब इसी दूध को हम बड़े बड़े पात्र में डाल देते हैं, ठीक है, लंबे पात्र में ऐसे डाल देते हैं, तो ये दूध का स्तर यहाँ चला गया। ठीक है, इतना ऊपर चला गया। फिर उस लड़की को क्या लगता है कि यह लड़की की यह जो दूध है ना, वह ज़्यादा हो गया। तो ऐसी सोच किस अवस्था में आती है? क्वेश्चन यही पूछा है। दे रखा है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार्य, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे कि पात्र दोनों हमारे बराबर हैं और इसमें कुछ दूध भरा हुआ है, तो इसमें बच्चा ये देख पाता है कि ये दोनों में दूध बराबर है। लेकिन यदि हम लंबे पात्र में उसी दूध को डाल देते हैं और उसका स्तर कुछ ऊपर चला जाता है, इससे वह सोचता है कि दूध ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर वह बच्चा विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। डिसेंट्रेशन, उसका जो ध्यान है वह केंद्रित है सिर्फ इस गिलास में कि दूध इतना में ही बराबर है। वह दूध अधिक हो गया, जब हम उसको पतले पात्र में, लंबे पात्र में डाल दिए तो दूध अधिक हो गया। तो यहाँ पर वह विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। अगर दोस्तों इस स्टेज को पूछे तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 4th देखते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि जब अनु का तर्क है, अनु एक बच्चा है जो यह सोचता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। ठीक है, वह ये बता रहा है कि समाज ही तय कर सकता है कि ये ऐसा चीज़ करना सही है और ये कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं कह सकता। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शा रहा है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दोस्तों यह नहीं होगा। इसमें बच्चा सिर्फ इसलिए कार्य को करता है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता है। ठीक है, अच्छी लड़का अच्छा लड़की अच्छा लड़की अभिविन्यास। दोस्तों ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा ये सोचता है कि जब हम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी चीज़ को करता है। अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास व्यवस्था अभिविन्यास। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चा यह सोचता है कि जो सही है, मतलब कि कुछ भी चीज़ व्यक्ति यह समाज ही तय कर सकता है कि क्या करना है, कौन सा चीज़ सही है और क्या करना गलत है, यह समाज ही तय कर सकता है और उस समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को हमें पालन करना है, बाकी का दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 4th स्टेज होती है
नैतिक विकास की, ठीक है। फोर्थ स्टेज होती है जिसमें अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होता है। इस बच्चा में व्यक्ति यह समझता है इस अवस्था में कि जो भी नियम है वह समाज ही सही, जो भी नियम है वह समाज के द्वारा लागू किया जाता है, समाज ही उसे संशोधित कर सकता है। कुछ भी चीज़ गलत है तो वह उसे कुछ नहीं करेगा, जो समाज करेगा, जो कानून बनाएगी वह सही है सब कुछ। चलिए अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चंस को। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना। दोस्तों उद्दीपन की बात आए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवादी उद्दीपन की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, लेव वाइगोस की बात नहीं करते हैं। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने को बात किया जाता है, यहाँ पर पूछा है कि बता रखा है कि बिना चर्चा के, इसलिए गलत हो जाएगा। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। दोस्तों हमें पुरस्कार, जो पुरस्कार देते हैं वह व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर लेव वाइगोस्की की जो बात है, अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका है, तो जो अधिगम को पाठ का मतलब है दोस्तों हेल्प करना, बच्चे को हेल्प करने से जिससे कि वह सीखने की प्रक्रिया को तेजी कर सके, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ये हमारे पाठ के उदाहरण हैं। यदि बच्चा एक रेंज में है और उसे ज़रूरत है किसी चीज़ को जानने की, सीखने की, तो उसे संकेत देना और इशारे देना, जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर दिया है, नहीं दिया है दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है वह कोई वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं कि हमें मानकीकृत पाठ्यक्रम लगाना चाहिए, ना ही कोई एनईपी बोलती है, ना ही कोई एनसीएफ बोलता है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, दोस्तों परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की हैं वो निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? तो वहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव, सहयोग करके सीखने, सामाजिक प्रतिक्रिया करके सीखने से सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे सीखते हैं, ऐसा लेव वाइगोस्की का मानना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को समझा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई बुद्धि, संगीतीय, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो रजनी है वह देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर भाषाई नहीं होगा दोस्तों। भाषाई का मतलब है जो भाषा में माहिर हो, उसे भाषाई के अंतर्गत रखा जाता है। संगीतीय में जो संगीत प्रेमी जैसे कि जो गायक वगैरह होते हैं वो सभी संगीतीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंटरपर्सनल का हो जाएगा, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को जानने में सक्षम हो अच्छी तरीके से, तो उसे इंटरपर्सनल बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेशियल, स्थानिक बुद्धि यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। प्रकृति के प्रति रुझान है उसका, उसके प्रति ज्ञान है और उसे अच्छी तरह से चित्रित कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा स्थानिक बुद्धि हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है,
जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाती है? दोस्तों देखा है भाषा और ज्ञान संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये बात भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो पूछा है कि अपने विचारों को मौखिकीकरण, जैसे कि हम जो मन मन में सोच रहे हैं ना, उसे हम मुंह से बोल करके सोचेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से जवाब ढूंढने में अक्सर मदद मिलती है, सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यह किसमें क्या कथन क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ऐसा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लैंग्वेज है ना, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, अपनी संज्ञान को, अपने विचारों को बोल के मौखिकीकरण करके समझेंगे तो वहाँ पर भाषा संज्ञान को सुसाधित कर रही है और उसे वहाँ पर जवाब ढूंढने में मदद मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।